नमस्कार आप सभी को और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, केवल आज ही के लिए ये क्लास आपकी शाम को 7 बजे हमने करवाई। ठीक है ना, क्योंकि उस समय हम सफ़र में थे। तो और सफ़र में ये था कि आज थोड़ा सा ज़्यादा जाम था, तो लेट हो रहे थे। सभी लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। हरपाल सिंह जी हैं। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं। प्लीज एक बार मुझे बताएंगे जी। तो भाई सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत है और शानदार तरीके से स्वागत है आप सभी का, है ना। चलिए, तो हम लोग सतत विकास लक्ष्य कर रहे थे, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने शुरुआत के 5 गोल कर लिए थे। और शुरुआत हमने कैसे की थी कि भाई कि हमें गरीबी का उन्मूलन करना है। गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करेंगे तो भुखमरी हमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और गरीबी और भुखमरी हमारी समाप्त हो गई तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर होगा। जब अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर उसके बाद हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या मिल जाए हमको? उसके बाद हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मिल जाए। ठीक है, आनंदी आ जाए। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, अगर लैंगिक समानता स्थापित हो जाए, क्या स्थापित हो जाए? अगर लैंगिक समानता स्थापित हो जाए, जेंडर इक्वलिटी स्थापित हो जाए, तो फिर मजा ही क्या बच्चे। इसके बाद हमें स्वच्छ जल और स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसके बाद अच्छी ऊर्जा मिल जाए, क्योंकि बिजली पाना हमारा बुनियादी अधिकार है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद फिर अच्छा काम मिलेगा और आर्थिक विकास होगा। तो हमने यहां तक हमने देखा था, अच्छा काम और आर्थिक विकास तक हमने देख लिया था, 8 तक बच्चे। ठीक है, अब आपका 9 है। 9 में क्या है? 9, 9th पॉइंट। जो 9th नंबर का है हमारा, 9 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चे, वह हमारा कि हमारा जो आधारभूत ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचे का विकास होना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए बच्चे। तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा 9th नंबर पर। उद्योग, नवाचार, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, इसका विकास होना चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशंस, समझना बच्चे, इंडस्ट्री, इनोवेशंस और हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास होना चाहिए। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए। इसके बाद, ठीक है, जब हमारा उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास हो गया, मान के चलो बच्चे कि उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का हमारा विकास हो गया, तो इससे क्या होगा? इससे असमानता में कमी आएगी, इनइक्वालिटी में कमी आएगी। इससे इससे क्या होगा भैया? इससे असमानता में कमी आएगी, इससे इनइक्वालिटी कम होगी, इससे असमानता में कमी आएगी, इसमें असमानता कम होगी। अगर उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ तो स्वाभाविक सी बात है असमानता में कमी आएगी बच्चे। चलिए, ठीक है, अब 11 नंबर पे है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा शहरी विकास भी तो करना है। ठीक है, हमें शहरी विकास भी तो करना है। तो 11 नंबर पे है टिकाऊ शहरी, टिकाऊ शहरी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, समझना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, तो भाई शहरी विकास होना चाहिए। और शहरी विकास होने के साथ साथ वह विकास कैसा होना चाहिए? वह विकास टिकाऊ होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, शहरी टिकाऊ विकास हो गया मेरे प्यारे बच्चे,
तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन होगा। इसके बाद क्या होगा? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन होगा। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन होगा। उपभोग और उत्पादन होगा। उत्पादन होगा। ये है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो एक बार आप इसे क्रम से देखेंगे। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास करना है। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, असमानता में कमी आएगी। अब जब बच्चे असमानता में कमी आएगी तो टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास होगा। देखिए, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। टिकाऊ होगा, अर्बन विकास होगा। ठीक है, और इसके बाद जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन होगा। लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करेंगे। ठीक है, फिर 13वां है बेटा, ठीक है, 13 है। और जो 13वां है सतत विकास, 13वां सतत विकास बड़ा, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला 13वां विकास है ये। और 13वां, 14वां, 15वां, ये तीनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये 13वां विकास कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जलवायु के विरुद्ध, मतलब जलवायु परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो जलवायु कार्यवाही होनी चाहिए। जलवायु कार्यवाही होनी चाहिए। जलवायु कार्यवाही क्यों होनी चाहिए? जलवायु परिवर्तन ना हो, जलवायु ना बढ़े या बदले, है ना बच्चे, जलवायु में कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, तो जलवायु कार्यवाही होनी चाहिए। यह है आपका 13वें नंबर का। जलवायु कार्यवाही होनी ना होनी चाहिए, जलवायु कार्यवाही ना होनी चाहिए, है ना बच्चे। तो जलवायु कार्यवाही ना होनी चाहिए, तो ये है हमारा 13वां विकास। अब इसके बाद बच्चे पानी के नीचे जीवन, ये 14वां है। पानी के नीचे जीवन, पानी के नीचे जीवन, मतलब पानी के नीचे का मतलब है बेटा जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जो जलीय जीव है, इसमें जलीय जीवों के बारे में बोला है कि पानी के नीचे जीवन हमें अच्छा करना है। हम स्थल पर तो जीवन बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन स्थल पर जीवन को बेहतर करने के साथ साथ हमें पानी के नीचे जो जीवन है, पानी के नीचे जीवन को भी हमें बेहतर करना होगा। स्थलीय जीवन को हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पानी के नीचे जीवन को भी हमें, ठीक है, अच्छा करना होगा। चलिए, लेकिन बेटा, ठीक है, पानी के नीचे जीवन तो अच्छा कर लिया, क्या भूमि पर जीवन के बारे में चर्चा हुई? नहीं बच्चे। तो लाइफ इन लैंड, भूमि पर जीवन, लाइफ इन लैंड, भूमि पर भी जीवन हमें अच्छा करना है, ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या कि हमें भूमि पर भी अच्छा जीवन करना है। इसके बाद शांति और न्याय के लिए संस्थान होना चाहिए। ठीक है, शांति और न्याय के लिए संस्थान होना चाहिए। 16 बेटा। और 17 कहता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो लास्ट है, कि अगर आपको कोई भी टारगेट करना है पूरा, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए, सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ठीक है, सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जलवायु कार्यवाही होनी चाहिए, पानी के नीचे, ठीक है, अच्छा जीवन होना चाहिए। जलवायु कार्यवाही, पानी के नीचे जीवन, ठीक है, भूमि पर जीवन होना चाहिए। शांति और न्याय के लिए संस्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांति और न्याय के लिए संस्थान होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। 17 लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारी सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारी सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आप सभी को बहुत अच्छे से? तो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा,
उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10वां, असमानता में कमी आनी चाहिए। जब उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो असमानता में कमी आएगी, बड़ा स्वाभाविक है जी। असमानता में कमी आएगी, बड़ा स्वाभाविक है। इसके बाद क्या होगा? टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। और फिर हम जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करेंगे, जिम्मेदारी के साथ उपभोग उत्पादन करेंगे। फिर हमें जलवायु कार्यवाही पर ध्यान देना है, देखिए जलवायु परिवर्तन को हमें ठीक रोकने से बचाना है कि जलवायु परिवर्तन ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो, है ना जी, क्लियर है ना। तो जलवायु कार्यवाही, फिर पानी के नीचे जीवन अच्छा करना है। अब पानी के नीचे जीवन की तो बात कर ली, लेकिन अभी हम भूमि पर भी तो जीवन के बारे में बात करें। हमें भूमि पर भी अपने जीवन को ठीक है अच्छा करना होगा, तो भूमि पर जीवन अच्छा करेंगे। फिर शांति और न्याय के लिए बच्चे हम संस्थानों की स्थापना करेंगे, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारा देखिए सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। लास्ट का मतलब है कि हमारी सामूहिक भागीदारी, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करें। सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए। क्लियर है? बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले देखिए जो प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन है उनको एक साथ पढ़ लेते हैं कि हर एक पृथ्वी सम्मेलन की मुख्य मुख्य क्या थीम है। एक सगे एक साथ यहां पर पढ़ लेते हैं प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन को, है ना, एक साथ प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन एक साथ देख लेते हैं। प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन एक साथ देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, बढ़िया तरीके से देखते हैं। और सब लोग प्लीज यहां पर समझना, प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका रियो या पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ठीक है, सबसे पहला वाला, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। तो रियो देखिए ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, 1992 में हुआ। ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है बेटा, 1992 में हुआ, नंबर पहला। और ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, तो पूछ लिया जाता है कब से कब तक हुआ, तो ये 3 जून से 14 जून 1992 तक हुआ था। 3 जून से 14 जून 1992 तक में हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है रियो सम्मेलन, ठीक है, रियो कन्वेंशन, रियो सम्मेलन, ये फर्स्ट प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये रियो सम्मेलन ये पहला पृथ्वी सम्मेलन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन है। आयोजन इसका कहां पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है, ठीक है। और ये कब से कब तक चला है? 3 से 14 जून 1992 तक चला है। 3 से 14 जून 1992 तक चला है, 3 जून से लेके 14 जून 1992 तक। इसके बाद फिर अगला है रियो प्लस 5, भूलना नहीं है आपको, रियो प्लस 5 या इसी को बोल देते हैं पृथ्वी प्लस 5, पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन, प्लस 5 सम्मेलन, रियो प्लस 5 बोलते हैं आप, या फिर ऑब्लिक करके पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन बोलते हैं। 5 साल आप ऐड कर लेंगे, 1992 में 5 साल आप ऐड करेंगे तो भैया जी कितना आ गया? जब आप इसमें 5 साल ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 1997 आ गया। 1997 में ये हुआ, देखिए 1997 में ये हुआ। ये कहां पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएस में हुआ था, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएस में हुआ ये, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये भी जून में हुआ है, ये 23 से 27 जून तक चला है 1997, 23 से 27 जून 1997। अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा, ठीक है ना, आप कह सकते हैं चंचल प्रकृति का हुआ, तो वो डेट पूछ लेगा, 23 से 27 जून 1997। इसका उद्देश्य क्या था कि एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 इसका लक्ष्य है, इसका टारगेट है कि जो एजेंडा 21 है, 21 को लागू करने की दिशा में
एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का, एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन, ठीक है ना, एवेल्युएशन, कि भाई एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में जो जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों का मूल्यांकन करना, उन्हीं कदमों का मूल्यांकन करना, ठीक है। Rio+5। अब इसके बाद हम बात करेंगे Rio+10 सम्मेलन। Rio+10 सम्मेलन अगला है आपका। Rio+10, या फिर आप इसे क्या बोलेंगे, पृथ्वी+10 सम्मेलन। पृथ्वी+10 सम्मेलन, Rio+10, या फिर आप बोलेंगे पृथ्वी+10 सम्मेलन, ठीक है बच्चे। Rio+10 या पृथ्वी+10 सम्मेलन। अब ये सम्मेलन हुआ है वर्ष 2002 में, क्योंकि +10 का मतलब तो वर्ष 2002 ही हुआ मेरे प्यारे बच्चे, 2002 में हुआ है। और ये 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक हुआ है, ठीक है। इसके बारे में कुछ ऐसी प्रमुख बात है नहीं, बस ये बात ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है ये वाला। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, तो अगला वाला कौन सा होगा बेटा, Rio+20 या पृथ्वी+20 सम्मेलन। Rio+20 या फिर आप कहें पृथ्वी+20 सम्मेलन। Rio+20 बेटा या पृथ्वी+20 सम्मेलन, देखिए। अब मतलब 20 साल आप जोड़ देंगे, जोड़िए बच्चे, 20 साल आप जोड़ेंगे 2012, 1992 में 20 साल जोड़ दीजिए 2012, ठीक है। तो ये हुआ भी 20 से 22 जून है, हुआ भी 20 से 22 जून है 2012 में हुआ है, 20 से 22 जून 2012 में हुआ है ये वाला जो सम्मेलन है। लेकिन ये वाला सम्मेलन बहुत महत्व रखता है मेरे प्यारे बच्चे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के इतिहास में। ये हुआ वहीं पर है जहां पर पहला हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ही हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। अब इस सम्मेलन का जो प्रमुख है कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हमने, ठीक है, सतत विकास की बात कही थी। जोहान्सबर्ग में क्या है, जोहान्सबर्ग में हमने सतत विकास की बात कही थी। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में सतत विकास की बात कही। इस सम्मेलन में सतत विकास को रखा गया, जिस, ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन में जिस सतत विकास को रखा गया मेरे प्यारे बच्चे, तो उस सतत विकास की 10वीं, आप कह सकते हैं कि 10वीं वर्षगांठ को, 10वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये जोहान्सबर्ग में मतलब ये, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में मनाया गया। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 10वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, सतत विकास की 10वीं वर्षगांठ को मनाने हेतु, सतत विकास की 10वीं वर्षगांठ को मनाने हेतु यह सेलिब्रेट किया गया, ठीक है बच्चे। सतत विकास की 10वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए सेलिब्रेट किया गया, सतत विकास की 10वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, ठीक है, ये हमने सेलिब्रेट किया। Rio+20 पृथ्वी+20 सम्मेलन 20 से 22 जून 2012 रियो ब्राजील में हुआ। सतत विकास की 10वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हमने इसको सेलिब्रेट किया। ओके सर, एजेंडा 21 क्या है? हाँ, उसी पर आ रहा हूं बेटा। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 भी बहुत ज्यादा पूछा गया कि एजेंडा 21 क्या होता है, क्या नहीं होता, वो आपको समझना है। और हम भी केवल जो मुख्य पॉइंट्स है ना, उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, किताब नहीं लिखवा रहे मेरे प्यारे बच्चे।
और इसीलिए मैं वही पॉइंट्स बाई पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ सारी चीजें, कि यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बस इसको आप बहुत अच्छे करके जाना, बहुत बढ़िया से करके जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और एक बार रिवीजन जरूर करना प्लीज, एजेंडा 21 प्लीज एक बार रिवीजन जरूर करना, इसको समझना। देखिए एजेंडा 21, अब एजेंडा 21 में टोटल 4 समझौते हुए हैं, 4, यस। एजेंडा 21 में टोटल 4 समझौते हुए हैं, और ये बात यूपीपीसीएस में पूछी है। कौन कौन से 4 समझौते हुए हैं? तो 4 एग्रीमेंट्स हुए हैं इसमें, एजेंडा 21 में। सबसे पहला विकासशील देशों के संदर्भ में हुआ पहला एग्रीमेंट। अब ये जो पहला एग्रीमेंट जो एजेंडा 21 में हुआ, इसमें कहा गया मेरे प्यारे बच्चे कि विकासशील देशों में एक तो गरीबी का निवारण करना है, दूसरा जनसंख्या का नियंत्रण करना है। विकासशील देशों में एक तो गरीबी का निवारण करना है, दूसरा वहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है। तो पहला है विकासशील देशों में गरीबी का निवारण करना है, एवं जनसंख्या नियंत्रण करना है। जनसंख्या नियंत्रण, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहली बात है कि विकासशील देशों में बेटा गरीबी निवारण, जनसंख्या नियंत्रण, पहला महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट था वो यही था। पहला महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट था वो यही था कि विकासशील देशों में हमें गरीबी का निवारण, जनसंख्या नियंत्रण जी। इसके बाद दूसरा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है हमें, जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, एवं जो संकटग्रस्त प्राणी हैं, संकटग्रस्त प्राणी हैं जितनी भी, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो बेटा या तो विलुप्त हो चुके होते हैं या विलुप्त होने की कगार पर होते हैं। तो जितने भी संकटग्रस्त प्राणी हैं उनका संरक्षण संवर्धन करना है, कंजर्वेशन करना है उनका, और उनका संवर्धन भी करना है। संकटग्रस्त प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन करना है, वह भी इसमें शामिल है। जैव विविधता का संरक्षण और प्लस संकटग्रस्त जितने भी प्राणी हैं, संकटग्रस्त प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन करना है, दूसरा प्रमुख है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रमुख एग्रीमेंट हुआ कि सभी को 3 चीजें मिले, सभी को फूड मिले, खाना मिले सभी को। ठीक है, मतलब ये बुनियादी जरूरतें हैं, सभी को खाना मिले, दूसरा स्वच्छ जल मिले। ठीक है, तो सभी को फूड मिले, सभी को स्वच्छ जल मिले, और सभी को सोशल सिक्योरिटी मिले। ये इंश्योर करना है, सामाजिक सुरक्षा मिले, ये इंश्योर करना है कि सभी को फूड, क्लीन वाटर और सोशल सिक्योरिटी मिले। ठीक है, और नेक्स्ट अगला है कि जो पूंजी स्थानांतरण है, कैपिटल ट्रांसफर, पूंजी स्थानांतरण, कैपिटल ट्रांसफर को इजी बनाया जाए, कैपिटल ट्रांसफर को इजी बनाया जाए। देखिए अगली प्रमुख चर्चा इस पर थी कि भाई कैपिटल ट्रांसफर को इजी बनाया जाए, पूंजी के हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया कि पूंजी का हस्तांतरण उदार हो सके, पूंजी का हस्तांतरण क्या हो सके, उदार हो सके। अब यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर एजेंडा 21 की उत्पत्ति कहां पर हुई थी बच्चे? तो मैंने आपको बताया है एजेंडा 21 कहां पर आया सबसे पहले, यहीं पर रियो सम्मेलन, जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था मेरे प्यारे बच्चे। देखिए यहां नहीं लिखूंगा, लिखूंगा अगले पेज पर, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहीं से बच्चे इसकी एजेंडा 21 की जो संकल्पना थी, एजेंडा 21 का जो आइडिया था वो यहीं पर आया। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या होता है? एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव है
कि हम सतत विकास के लिए, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करें, है ना। सतत विकास या धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करें। सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना या धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करना। वैश्विक कार्य योजना का मतलब है कि हम एक ऐसा प्लान बनाए पूरे विश्व के संदर्भ में जो कि धारणीय या सतत विकास को आगे लेकर जाता हो, है ना। अब इसकी समीक्षा कब हुई? इसमें बच्चे देखिए, इसकी समीक्षा हुई यहाँ पर Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर इसकी सबसे पहले एजेंडा 21 की समीक्षा हुई कि एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन, समीक्षा हुई, ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है एजेंडा 21 का? अगर आपसे पूछे कि भाई आपको प्रमुख कार्य बताना है, ऐसा कार्य जो एजेंडा 21 का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्रमुख कार्य है, तो आप कहेंगे सबसे पहले जितनी भी बायोडायवर्सिटी है, मतलब जो पारिस्थितिकी संरक्षण और संवर्धन है वो करना, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण संवर्धन करना, और पूरे विश्व में जितनी भी आर्थिक असमानता व्याप्त है उस आर्थिक असमानता को समाप्त करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना। तो बस एजेंडा 21 के बारे में इतना आप समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा किताबों में दुनिया भर का होगा, लेकिन एक टीचर का काम क्या होता है बच्चे कि लिखी हुई उस बात को बहुत ज्यादा वो संक्षेप कर दे, तो ये टीचर का कार्य होता है। तो एजेंडा 21 एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 सबसे पहले प्रस्तुत किया गया कब? रियो सम्मेलन, ठीक है। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, (1992) इसमें, ठीक है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 जो प्रस्तुत किया गया उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? धारणीय विकास के लिए, धारणीय विकास के लिए एक वर्ड प्लान तैयार करना, वर्ड प्लान, एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करना। धारणीय विकास के लिए बेटा एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करना, है ना मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करना, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स है। इसका रिव्यू कब हुआ? इसकी समीक्षा कब हुई? समीक्षा हुई इसकी, ठीक है ना, Rio+5 में, Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन में, कुछ भी बोले आप, Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन में, पृथ्वी+5 सम्मेलन में, Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन में, देखिए इसका रिव्यू हुआ, इसका रिव्यू हुआ। चलो, इसका रिव्यू हुआ Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन में, इसका रिव्यू हुआ। ये कहां पर हुआ था बच्चे? न्यूयॉर्क, यूएस में। ये सम्मेलन कहां पर हुआ है? न्यूयॉर्क, यूएस में हुआ है, ये जो सम्मेलन है जिसका रिव्यू हुआ। अब अगला है कि इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन एक तो इकोलॉजिकल डिमोलिशन को रोकना, पारिस्थितिकी विनाश को रोकना, पारिस्थितिकी विनाश को रोकना, इकोलॉजिकल डिमोलिशन को रोकना, है ना, पारिस्थितिकी विनाश को रोकना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, जो सबसे प्रमुख कार्य है इसका, कि जितनी भी पूरे विश्व में जो आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता को समाप्त करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना। मेरे प्यारे बाबू, केवल आज के लिए हो गया क्योंकि मैं स्टूडियो आया था, लेट हो गया था मैं, ठीक है ना। कार को मैं कितना भी जल्दी चलाता नहीं पहुंच पाता 11 बजे तक, इसलिए मैंने क्लास को केवल आज के लिए आगे करवा लिया। कल ये क्लास आपकी निर्धारित समय सुबह 11 बजे ही होगी, है ना, निर्धारित समय सुबह 11 बजे होगी। तो प्लीज देखेंगे, एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया रियो सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992,
और इसका ऑब्जेक्टिव था धारणी विकास, मतलब धारणी विकास पर वैश्विक कार्य योजना तैयार करना। रिव्यू इसका न्यूयॉर्क में किया गया 5 साल बाद Rio+5 सम्मेलन में, और इसका जो मेन फंक्शन है वो पारिस्थितिकी विनाश को रोकना है और आर्थिक असमानता को खत्म करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। जी ठीक है, क्लियर है? प्लीज एक बार बताएंगे सब लोग, और ना केवल बताएंगे बल्कि मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ सर, यहाँ तक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब आप इस बात को अच्छे से समझ पाए। एजेंडा 21 में टोटल 4 एग्रीमेंट हुए, आपसे पूछा जाए एजेंडा 21 कब लाया गया? ठीक है, रियो समिट में। ठीक है, कब लाया गया? रियो समिट। रियो समिट कब? 1992 में। रियो समिट कब बेटा? 1992 में। ठीक है ना, चलिए, और इसमें 4 प्रमुख एग्रीमेंट हुए, इसमें 4 प्रमुख एग्रीमेंट हुए, 4 एग्रीमेंट। पहला, सभी को खाना, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, पूंजी स्थानांतरण को इजी। तीसरा, विकासशील देशों में गरीबी को दूर करना है, ठीक है, पॉवर्टी अबोलिशन करना है, और प्लस हमें वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। हमें बायोडायवर्सिटी का संरक्षण और जो भी संकटग्रस्त प्राणी हैं उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना है। संकटग्रस्त प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है, ठीक है ना, संरक्षण एवं संवर्धन करना है संकटग्रस्त प्राणियों का। ठीक है, संरक्षण और संवर्धन करना है, बहुत अच्छे से। आइए अब यहां पर हम देखेंगे फटाफट से प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन। प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन में रियो सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है ना, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है 3 से 14 जून 1992। ये मैंने बहुत कंसाइज करके लिखा है कि बस आपको बता दो, ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इसमें एजेंडा 21 आया था, ठीक है, मैंने बता दिया। इसमें क्या आया था? धारणी विकास के लिए एजेंडा 21 आया इसमें। धारणी विकास के लिए इसमें एजेंडा 21 आया। जी ठीक है, इसमें एजेंडा 21 आया, प्लस Rio+5 या पृथ्वी+5 सम्मेलन है 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ 23 से 27 जून, मेरे प्यारे बच्चे। इसमें एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करना था। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है, फिर आगे मैं एक एक जो है ना सम्मेलन को डिटेल में समझाऊंगा, अभी समझना है। फिर Rio+10 या पृथ्वी+10, ये 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हुआ जोहान्सबर्ग में। इसमें सतत विकास की बात कही, यहाँ पर एजेंडा 21 में धारणी विकास, अब यहाँ पर सतत विकास की बात कही गई। देखिए यहाँ पर सतत विकास की बात कही गई, और उसके बाद Rio+20 या पृथ्वी+20 सम्मेलन में सतत विकास की 10वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए ये सेलिब्रेट किया गया कि सतत विकास की 10वीं वर्षगांठ हो गई, इसको मनाने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये किया गया। ठीक है, अब हम ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहला वाला रियो है मुन्ना, ये दूसरा वाला रियो है मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, ये जो है ये तीसरा वाला रियो है, और ये चौथा वाला रियो है। ठीक है, मतलब चौथा वाला पृथ्वी है चौथा वाला पृथ्वी, मतलब ये रियो है, ये Rio+5, ये Rio+10, ये Rio+20 है। ये पहला पृथ्वी, ये दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और ये चौथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। अब जो पहला वाला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उस पर चलते हैं। ठीक है, उसको अब डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सारे चीजों को एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक क्रम से पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे, आप कहेंगे सर पहले वाले में ही क्यों नहीं बता दिया, ठीक है, सबसे पहले क्यों नहीं बता दिया? तो पहले क्रम से मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहले मैंने एक लिस्ट लिखाई कब कब कौन कौन से हुआ, अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में बढ़ते चले जाएंगे। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन,
ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ है? 1992 में। ठीक है, रियो समिट भी कहते हैं इसको। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट। जी जी मेरे प्यारे बच्चे, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट कहां पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। सुन बेटा, रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ब्राजील में। भैया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है अमित जी, अब मैं बिल्कुल तो सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं बिल्कुल तो इस पे सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने मोटा मोटा बता दिया, अब एक एक को मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है नीरज जी। जी आओ, अब यहाँ पर आओ, इससे ज्यादा देखो सरल, देखो मैं नहीं कर सकता, जितना इजी मुझे करना था उतना इजी मैंने कर दिया इसको। बस अब आपको देखो एक से दो बार रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, ये ब्राजील का एक शहर है। और ये कब से कब तक हुआ था? ये कब से कब तक हुआ था? 3 से 14 जून 1992 तक हुआ था। ठीक है, चलिए ये भी याद हो गया। 3 से 14 जून 1992, 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील, 3 से 14 जून 1992 में ये हुआ। इसके प्रमुख मुद्दे क्या थे? ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा सा चल रहा है बच्चे। ठीक है, इसके प्रमुख मुद्दे क्या थे, समझो बाबू। इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो इस कन्वेंशन में, जो इस समिट में उठाए गए? तो सबसे पहला तो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात कही गई, सबसे प्रमुखता से बात कही गई जिसके बारे में, वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब पर्यावरण संरक्षण। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यहां पर पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण सबसे प्रमुख मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण संरक्षण है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के साथ बच्चे ग्लोबल वार्मिंग भी, देखिए यहां पर बहुत अच्छे से उठाया गया। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापन। तीसरा, एजेंडा 21 भी लाया गया था। एजेंडा 21 मतलब धारणीय विकास। धारणीय विकास को हम कहेंगे संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास, संपोषणीय विकास, या फिर धारणीय विकास की बात कही गई। संपोषणीय विकास या धारणीय विकास की बात कही गई। देखिए इसके बाद अगला, जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, देखिए जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनके संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संरक्षण संवर्धन की बात कही गई। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संरक्षण संवर्धन की बात कही। यहां से बाहर नहीं जाएगा, बस मुझे इतना पता है बेटा, संरक्षण संवर्धन। और जितना इजी बनाया जा सकता है मैं उतना इजी बना रहा हूं। देखिए पहले एक क्रम से बता रहा हूं कि कब किसके बाद कौन सा आया। ठीक है, फिर इनके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, और फिर उसके बाद इसको लास्ट में मैं एक एक को बिल्कुल खोल कर आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल खोल के देखिए। जी ठीक है, इसके बाद ठीक है ना, परिणाम क्या निकला इस कन्वेंशन का? तो आप कहेंगे तीन सिस्टर, थ्री सिस्टर, देखिए ऑर्गेनाइजेशन, थ्री सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई।
ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, प्रश्न पूछा जाता है कि थ्री सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, थ्री सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसी में हुई। तो थ्री सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, ये परिणाम निकला। कौन कौन सी तीन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहली, सॉरी, सबसे पहली, पहला परिणाम थ्री सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चे UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की स्थापना हुई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, UNFCCC, इसकी स्थापना ये हम पढ़ चुके हैं, UNFCCC की स्थापना हुई, हम सब जानते हैं। लेकिन डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भी एक संस्था बनी, UNCCD। UNCCD दूसरी संस्था, दूसरी सिस्टर है UNCCD, UNCC, यूनाइटेड नेशंस। देखिए ये किसको रोकने के लिए मेरे प्यारे बच्चे? डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है बच्चे, प्रयास है। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रयास है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक संस्था बनी है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। मेरे प्यारे बाबू आ रही है बात समझ में? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक संस्था बनी है, UNCCD। तीसरा, ठीक है, एक और संस्था बनी है बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, CBD, मतलब जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन। तो तीन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, UNFCCC, UNCCD। UNCCD किसके लिए है बच्चे? डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट है, UNCCD डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तीसरा CBD, ठीक है, CBD मीन्स जैव विविधता पर कन्वेंशन आपका। क्लियर है? चलिए, अब ये जो है ध्यान रखना, प्रथम इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्यों कहते हैं? ठीक है, अर्थ समिट क्यों कहते हैं इसको, है ना, ये गौर करने वाली बात है ना। इसको अर्थ समिट क्यों कहा गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चे ये पहला, ठीक है ना, पहला वर्ल्ड वाइड ह्यूमन इन्वायरमेंटल समिट था, ठीक है ना। ये फर्स्ट वर्ल्ड वाइड, प्रथम वैश्विक, फर्स्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मानव पर्यावरण सम्मेलन था, प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन। इससे पहले स्टॉकहोम में जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उसमें बहुत सीमित देशों ने भाग लिया। स्टॉकहोम 1972, बहुत सीमित देशों ने भाग लिया। तो प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन था, ये UN के द्वारा आयोजित किया गया था, बेसिकली स्टॉकहोम की 20वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है ना। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया, आयोजित किया गया स्टॉकहोम की, स्टॉकहोम की 20वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक किसी भी साथी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा, ठीक है, आपके सामने है, एक बार आप देख लीजिए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो ये किए हैं। इसके बाद दूसरा, जहां से प्रश्न बनेगा, जल्दी से बता देता हूं बच्चे,
वो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो प्रोटोकॉल हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको डिटेल में यहां पर लेकर जाएं। जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल, है ना बाबू? जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या था? ये यूएनएफ ट्रिपल सी का, यूएनएफ ट्रिपल सी का तीसरा सम्मेलन था बच्चे। यूएनएफ ट्रिपल सी का तीसरा सम्मेलन था, नंबर फर्स्ट। समझना है, ठीक है, समझना है मेरे प्यारे बच्चे। यूएनएफ ट्रिपल सी का तीसरा सम्मेलन था। कब हुआ ये तीसरा सम्मेलन? 11 दिसंबर 1997 को हुआ। डेट तो आप इनकी बिल्कुल भी नहीं भूलना। 11 दिसंबर 1997 को हुआ। यूएनएफ ट्रिपल सी का बच्चे तीसरा सम्मेलन था ये, अर्थात ये कॉप 3 था। यूएनएफ ट्रिपल सी के तीसरे सम्मेलन को आप क्या बोलेंगे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3। ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी का तीसरा सम्मेलन कॉप 3 था। क्लियर है? ये कॉप 3 था। ये कब प्रभावी हुआ है ये पूछा जाता है। 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। 16 फरवरी 2005 को इफेक्टिव हुआ या लागू हुआ। 2005 को प्रभावी हुआ। 11 दिसंबर 1997 को लाया गया और 16 फरवरी 2005 को आप देख सकते हैं ये प्रभावी हुआ। ये एक लीगल बाउंडेड डॉक्यूमेंट है, लीगल बाउंडेड डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, लीगल मतलब कानूनी, लीगल कानूनी बाध्यता है, ये कानूनी बाध्यता एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, इसलिए इसको प्रोटोकॉल कहा गया है, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है मेरे प्यारे बच्चे। और 6 ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती करने की बात कही गई है। 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने की बात कही गई, इसके माध्यम से 6 ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती करने की बात कही गई। वह 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं जिसके उत्सर्जन में कटौती करने की बात कही गई? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, तीसरा आपका बच्चे ठीक है ना SF6, नाइट्रस ऑक्साइड। 4 तो आपकी यही हो गई मेरे प्यारे बच्चे। बस समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स। बस 6 ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती करने की बात कही गई थी। तो ये एक प्रमुख समझौता था, इस बात को सब लोग ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। जी बस हो गया स्वेप, ठीक है, यही था। देखिए इसके बाद फिर कल हम मिलेंगे। जी जी ठीक है, इसके बाद कल मिलेंगे। हाँ, कार्बन क्रेडिट भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कल बताएंगे। कार्बन क्रेडिट के बारे में भी कल हम डिस्कस करेंगे। जी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और आपका ठीक है परफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।